नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारत के सामने घुटने टेक गया पाकिस्तान। आर्थिक संकट और भूखमरी है इसका कारण। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि यूएस संसद में पाकिस्तान पर करारा प्रहार, गैर नाटो देश के रूप में दर्जा खत्म करने की सिफारिश। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, दिल्ली में 72 इमारतें रहेंगी सील, यातायात पर भी लगेगा प्रतिबंध। चौथी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि सऊदी अरब ने किया ये ऐलान, भारत को होगा बड़ा फायदा। और पांचवी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि पाकिस्तान की नापाक हरकत फिर नाकाम, गुरदासपुर में बीएसएफ ने ड्रोन को खदेड़ा, चीनी पिस्टल समेत हथियारों की बड़ी खेप बरामद। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। भारत के सामने पाकिस्तान ने टेक दिए हैं घुटने। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान इस समय डिफॉल्ट होने की ओर बढ़ रहा है और देश को डिफॉल्ट होने से बचाने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब से 4 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता मांगी है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक संयुक्त अरब अमीरात ने साफ तौर पर पाकिस्तान को अपनी नीतियों की समीक्षा और भारत के साथ संबंधों को बेहतर करने को कहा है। एक इंटरव्यू में हाल ही में शहबाज शरीफ ने कहा था कि जंग से पाकिस्तान को नुकसान हुआ है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कश्मीर के मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान के पीएम कई बार ये भी कह चुके हैं कि वो जिस देश में जाते हैं उन्हें एक कर्जदार के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूएस संसद में पाकिस्तान पर करारा प्रहार, गैर नाटो देश के रूप में दर्जा खत्म करने की सिफारिश। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका के एक सांसद ने अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में एक प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में पाकिस्तान की मान्यता समाप्त करने संबंधी एक विधेयक पेश किया है, जिसमें इस्लामाबाद को कुछ शर्तों के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति से वार्षिक प्रमाणीकरण की आवश्यकता का प्रावधान है। परियोजना के 5वें कांग्रेसनल जिले का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद एंडी बिग्स ने विधेयक पेश किया और अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा कानून पर हस्ताक्षर किए जाने से पहले इसे प्रतिनिधि सभा और सीनेट द्वारा पारित करना जरूरी है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, दिल्ली में 72 इमारतें रहेंगी सील और यातायात पर भी लगेगा प्रतिबंध। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस को लेकर विशेष तैयारियां की जा रही हैं और इस बीच सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसी को लेकर दिल्ली पुलिस कर्तव्य पथ के आसपास की इमारतों में एंटी सबोटाज चेक्स कर रही है। गृह मंत्रालय की तरफ से गणतंत्र दिवस की तैयारी को लेकर दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं और इन दिशा निर्देश के मुताबिक गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ के आसपास की 72 इमारतें सील कर दी जाएंगी। गृह मंत्रालय ने बताया कि 23 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल की जाएगी और इसके लिए कर्तव्य पथ के आसपास की इमारतों को 22 जनवरी शाम 6:30 बजे से लेकर 23 जनवरी दोपहर 1 बजे तक सील कर दिया जाएगा। वहीं 26 जनवरी के दिन परेड के लिए इन सभी इमारतों को 25 जनवरी दोपहर 1 बजे से 26 जनवरी दोपहर 1 बजे तक सील किया जाएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सऊदी अरब ने किया ये ऐलान, जिससे भारत को होने जा रहा है बड़ा फायदा। जी हाँ दोस्तों, भारत का एक अहम आर्थिक साझेदार देश सऊदी अरब ने ट्रेड डील को लेकर बड़ा फैसला किया। सऊदी अरब के वित्त मंत्री मोहम्मद अल जादान ने कहा है कि सऊदी अरब अमेरिकी डॉलर के अलावा अन्य मुद्राओं में भी व्यापार करने को लेकर बातचीत करने के लिए तैयार है। सऊदी विदेश मंत्री का ये बयान भारत के लिए इसलिए मायने रखता है क्योंकि दोनों देशों ने हाल ही में आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए रुपए रियाल में व्यापार शुरू करने की संभावना पर चर्चा की थी। और इसके अलावा एक और गल्फ कंट्री यूएई के साथ भारत ने फरवरी 2022 में द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। सऊदी अरब के वित्त मंत्री मोहम्मद अल जादान ने मंगलवार को ब्लूमबर्ग टीवी को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि हमें इस मुद्दे पर बातचीत करने में कोई दिक्कत नहीं है कि हम अपना व्यापार किस मुद्रा में करना चाहते हैं। दोस्तों, करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पाकिस्तान की नापाक हरकत फिर नाकाम, गुरदासपुर में बीएसएफ ने ड्रोन को खदेड़ा, चीनी पिस्टल समेत हथियारों की बड़ी खेप हो गई बरामद। जी दोस्तों, पंजाब की गुरदासपुर में एक बार फिर पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश को नाकाम कर दिया गया है। बीएसएफ के जवानों ने पंजाब के गुरदासपुर में भारतीय सीमा में घुसपैठ कर रहे एक पाकिस्तानी ड्रोन पर फायरिंग कर उसे खदेड़ दिया। वहीं तलाशी के दौरान जवानों ने ड्रोन से भेजे गए कई हथियार भी बरामद किए हैं। बीएसएफ की तरफ से ये जानकारी दी गई है। बीएसएफ के प्रवक्ता ने बताया कि 17-18 जनवरी की रात पंजाब के गुरदासपुर जिले के ऊंचा टकला गांव के बाहरी इलाके में तैनात बीएसएफ के एक दल ने पाकिस्तान की तरफ से आने वाले एक संदिग्ध ड्रोन की भनभनाहट सुनी। बीएसएफ की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संदिग्ध ड्रोन की आवाज की दिशा में फायरिंग की। फायरिंग के दौरान जवानों को पास के इलाके में कुछ गिरने की आवाज भी सुनाई
सुनाई दी। बीएसएफ ने बताया कि पूरे क्षेत्र की प्रारंभिक खोज के दौरान गुरदासपुर के बाहरी इलाके में जवानों को खेत में पड़ा हुआ एक पैकेट मिला और इस पैकेट को खोलने पर इसमें से 4 पिस्टल जो कि मेड इन चाइना थे, 8 मैगजीन और 47 राउंड बरामद हुए हैं। फिलहाल पूरे इलाके में अभी भी तलाश अभियान जारी है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी मुंबई में करेंगे कई बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास, नई मेट्रो को दिखाएंगे हरी झंडी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पीएम मोदी बृहस्पतिवार को मुंबई का दौरा करेंगे और साथ ही मुंबई में नई मेट्रो लाइन 2A और 7 को हरी झंडी दिखाएंगे। मेट्रो से मुंबई में यात्रा करना काफी आरामदायक साबित होने वाला है। मुंबई की सड़कों पर इतना जाम देखा जाता है कि लोग समय पर नहीं पहुंच पाते हैं, परंतु सड़कों पर ट्रैफिक की समस्या अब कम होने वाली है और इस दौरान पीएम मोदी बुनियादी ढांचे के विकास और स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने के उद्देश्य से 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास करेंगे। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया गया है कि मोदी राष्ट्र को लगभग 12,600 करोड़ रुपए लागत वाली मुंबई मेट्रो रेल लाइन 2A और 7 समर्पित करेंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी ने सांसद खेल महाकुंभ का किया उद्घाटन, बोले देश की युवा शक्ति को इससे होगा लाभ। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1:20 पर वर्चुअल माध्यम से बटन दबाकर सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयोजन स्थल शहीद सत्यवान सिंह स्टेडियम में मंच से खिलाड़ियों और मौजूद जनसमूह को संबोधित किया। सीएम योगी ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में पूरा देश और दुनिया एक नए भारत का गवाह बना। बदलते भारत ने दुनिया को हर क्षेत्र में अपनी ताकत का एहसास कराया है। पूरा विश्व स्वीकार करता है कि ये पीएम मोदी के कारण ही भारत ने दुनिया का नेतृत्व करने की क्षमता हासिल की है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2024 का टारगेट सेट, आखिरी ओपिनियन पोल में एनडीए को मिल रही थी कितनी सीटें, ये जान लीजिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजनीति और शासन के नजरिए से तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए साल 2023 किसी प्री बोर्ड से कम नहीं है। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए एक प्रयोग की तरह माना जा रहा है और इसीलिए 2023 में होने वाले विधानसभा चुनावों को प्री बोर्ड और 24 में होने वाले लोकसभा चुनाव को बोर्ड की तरह देखा जा रहा है। आखिरी ओपिनियन पोल में इसी बोर्ड एग्जाम यानी कि लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को कितना फायदा होता दिख रहा है, यह आपको बता दें। एक समय में बिहार में राजनीति उथल पुथल के बाद सत्तारूढ़ एनडीए सरकार को सत्ता से बाहर होना पड़ा था। उसके बाद आगामी 2024 के चुनाव को लेकर भी सवाल उठने शुरू हो गए थे, लेकिन अब स्थिति में सुधार है और अन्य बड़े मुद्दे उसे दबाने में कामयाब रहे। और आपको बता दें कि ओपिनियन पोल में लोकसभा की 543 सीटों में से एनडीए 300 प्लस यानी कि दोस्तों 307 सीटें जीतने जा रही है, वहीं यूपीए को 125 और अन्य को 111 सीटें मिलती हुई नजर आई। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2024 चुनाव के लिए बीजेपी का मेगा प्लान तैयार, 400 सीटें जीतने का है लक्ष्य और इसके लिए रणनीति बन चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को यह संदेश दिया है कि देश में जितने भी लाभार्थी हैं, जितने लोगों को प्रधानमंत्री योजना और बीजेपी की नीतियों से फायदा मिला है, उन तक सभी कार्यकर्ताओं को पहुंचना है और इस काम के लिए सांसद, विधायक, मंत्रीगण, मंडल अध्यक्ष, जिला परिषद समेत सभी लोग उन तक ये संदेश पहुंचाएंगे। लोगों से ये बताने के लिए कहा गया है कि उन्होंने आयुष्मान कार्ड से 5 लाख का मुफ्त इलाज लिया और इसी के साथ 6,000 किसानों के खाते में भेजे गए प्रधानमंत्री आवास, विधवा पेंशन जैसी योजनाओं का लाभ दिया गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। त्रिपुरा में 16 फरवरी, मेघालय नागालैंड में 27 फरवरी को मतदान, वोटों की गिनती 2 मार्च को। चुनाव आयोग ने कर दिया चुनाव की तारीखों का ऐलान। जी दोस्तों, आपको बता दें चुनाव आयोग ने पूर्वोत्तर के 3 राज्यों यानी कि त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया और चुनाव आयोग ने बुधवार को बताया कि तीनों राज्यों में 2 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। त्रिपुरा में 16 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, जबकि मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को चुनाव होंगे और तीनों राज्य में 2 मार्च को मतगणना हो जाएगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एक झटके में 271 सांसदों, विधायकों को सस्पेंड कर दिया, जिसके बाद बड़ा राजनीतिक बवाल वहां शुरू हो गया है। जी दोस्तों, पाकिस्तान के शीर्ष चुनाव निकाय ने संपत्ति और देनदारियों का विवरण जमा नहीं करने पर देश भर के 271 सांसदों और विधायकों की सदस्यता निलंबित कर दी है। पाकिस्तान के चुनाव आयोग द्वारा सोमवार को जारी एक बयान में कहा गया है कि जिन पर कार्रवाई की गई है उनमें नेशनल असेंबली के 136 सदस्य, 21 सीनेटर और 114 प्रांतीय असेंबली के सदस्य हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि सांसदों, विधायकों को हर साल 31 दिसंबर तक संपत्ति का ब्यौरा देना होता है। ऐसा न करने वाले सांसदों, विधायकों को चुनाव आयोग ने निर्देशित किया था कि वो जून
30/2022 तक का अपना वित्तीय विवरण 16 जनवरी 23 तक जमा करा दें और उसके बाद अब ये कार्रवाई की गई है। दोस्तों रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। शहबाज शरीफ ने भारत के आगे टेक दिए घुटने, लेकिन पीएम मोदी के खिलाफ जहर उगल रहा है बिलावल भुट्टो। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने के खतरे बढ़ रहे हैं और इसी बीच प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत और पीएम मोदी के बीच बातचीत की गुहार लगाई है। यही नहीं, शहबाज शरीफ ने खाड़ी देश यूएई से अनुरोध भी कर डाला है कि वो कश्मीर के मुद्दों को सुलझाने के लिए दोनों देशों को बातचीत की मेज पर बिठाए। शहबाज जहां बातचीत के लिए भारत से गिड़गिड़ा रहे हैं, वहीं पाकिस्तान सरकार में ही विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने पिछले दिनों अमेरिका में पीएम मोदी के खिलाफ बहुत जहरीला बयान दिया था और गुजरात का कसाई करार दिया था। प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री उल्टी राय से पाकिस्तान भी हैरान है और पाकिस्तान के लोग भी हैरान हैं। वहीं रक्षा विशेषज्ञ इसे पाकिस्तानी पीएम की बड़ी चाल बता रहे हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कोरोना की वजह से चीन का बच गया है बैंड, जीडीपी की रफ्तार भारत से आधी, 40 साल में सबसे कम। जी हाँ दोस्तों, चीन में कोरोना वायरस ने इस कदर कोहराम मचा दिया है कि ये किसी से अब छुपा नहीं है। वहाँ फैली दहशत के चलते दुनिया के अन्य देशों में भी खौफ का माहौल पैदा हो गया है। कोरोना की मार झेल रहे चाइना के लिए एक और बुरी खबर आई है। देश के आर्थिक विकास दर के आंकड़े जारी किए गए हैं और इनके मुताबिक साल 2022 में चीन की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 3% रही है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन से शुरू हुआ कोरोना वायरस का प्रकोप अब तक इसके लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। बीते साल 2022 में देश में कोरोना पर काबू पाने के लिए वायरस से निपटने के लिए लगाई गई पाबंदियों और रियल एस्टेट सेक्टर पर मंदी के चलते देश की इकोनॉमिक ग्रोथ 3% की दर से हुई, जो 4 दशक में सबसे कमजोर आंकड़ा है। सरकार की ओर से मंगलवार को यह आंकड़े जारी किए गए हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बड़गाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, 2 दहशतगर्द, ढेर हथियार भी हुए हैं बरामद। जी हाँ दोस्तों, मध्य कश्मीर के बड़गाम जिले में जिला अदालत परिसर के पास सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई है और इस मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए हैं। सुरक्षा बलों को उनके पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। पुलिस विभाग ने बताया कि बड़गाम जिला अदालत परिसर के पास एक विशेष इनपुट पर सेना और पुलिस की संयुक्त टीम की तरफ से नाका लगाया गया था। इस दौरान एक संदिग्ध वाहन को रोकने की कोशिश की गई। आतंकवादियों ने इसकी भनक लगते ही गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकी ढेर हो गए हैं। आतंकियों के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है और इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जो कि मौसम विभाग से आ रही है। कड़ाके की ठंड के साथ अब बरसात और ओले के भी हैं आसार। जी हाँ दोस्तों, शीतलहर के प्रकोप के बीच आने वाले दिनों में बारिश के आसार बनते दिख रहे हैं। मौसम विभाग ने इसको लेकर चेतावनी जारी की है। विभाग ने उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब और राजस्थान में बारिश होने की आशंका जताई है और इस बीच तेज हवाएं चलने और ओले पड़ने के भी आसार हैं। इसके चलते एक बार फिर से ठंड से लोग परेशान हो सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि मौसम विभाग ने किस राज्य में कब बारिश के आसार बताए हैं। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग के अनुसार 23, 24 और 25 जनवरी को तेज हवा चलने और बारिश के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में 23, 24 और 25 जनवरी को कई इलाकों में बारिश, बर्फबारी और तेज हवाओं को झेलना पड़ सकता है। बर्फबारी और शीतलहर वो पहले से ही झेल रही है। उत्तराखंड की बात करें तो वहाँ भी 23, 24, 25 जनवरी को इलाकों में बारिश और बर्फबारी का अनुमान लगाया गया है। पंजाब में 22, 23, 24 और 25 जनवरी को बारिश, तेज हवाओं के साथ बिजली चमकने का अनुमान लगाया गया है। वहीं हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली की बात की जाए तो 22 से लेकर 25 भयंकर बारिश हो सकती है। राजस्थान में भी 23 और 24 तारीख को गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। और दोस्तों, जम्मू कश्मीर में 21 जनवरी को कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है और 22, 23 और 24 जनवरी को इलाकों में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। 25 जनवरी को भी घाटी के कुछ इलाकों में बारिश के आसार हैं दोस्तों, और कई जगहों पर ओले पड़ने का भी अनुमान बताया गया है। मौसम विभाग ने जम्मू, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान के कुछ इलाकों में 23 और 24 जनवरी को ओले भी पड़ने का अनुमान जताया। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ गया, 2024 तक बने रहेंगे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जेपी नड्डा का कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ाया गया है। भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को इसकी घोषणा की। अमित शाह ने कहा कि भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने सर्वसम्मति से पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ाने का फैसला किया है। शाह ने कहा कि मुझे यकीन है कि मोदी जी और नड्डा जी के नेतृत्व में बीजेपी 2024 में और भी बड़े बहुमत से जीतेगी और एक बार फिर मोदी जी देश का नेतृत्व
पीएम के रूप में करेंगे। नड्डा के कार्यकाल को जून 2024 तक बढ़ाए जाने का प्रस्ताव रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रखा, जिसे सभी सदस्यों ने स्वीकार किया। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और नड्डा की अध्यक्षता में भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव में 2019 से भी अधिक बहुमत से जीत हासिल करेगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जयशंकर का बयान, बोले मोदी सरकार ने विश्व स्तर पर बदली देश की छवि, दुनिया का बदल गया है भारत के प्रति नजरिया। जी दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में G20 की भारत की अध्यक्षता पर एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के पिछले 9 वर्षों में देश की छवि विश्व स्तर पर बदली है। भाजपा संसदीय बोर्ड की सदस्य सुधा यादव ने कांग्रेस नेता राहुल पर झूठे दावे करने का आरोप लगाया और कहा कि गांधी सरकार की कल्याणकारी नीतियों से करोड़ों लोगों के लाभान्वित होने के आंकड़े को देखे बिना ही मुद्दे उठाते रहते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, गरीबों और पिछड़ों पर ध्यान दिया जाना अभूतपूर्व है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूपी में मिशन 80 को धार देने के लिए जेपी नड्डा ने बनाई रणनीति। जी दोस्तों, दोबारा बीजेपी अध्यक्ष चुने गए जेपी नड्डा मिशन 2024 की तैयारी के साथ अपनी नई पारी की शुरुआत करेंगे और इसके लिए सबसे बड़े रणभूमि उत्तर प्रदेश में नड्डा अध्यक्ष का कार्य विस्तार मिलने के 2 दिन बाद 20 जनवरी को उतरेंगे। नड्डा विपक्ष के कब्जे वाले गाजीपुर में अपनी दूसरी पारी का आगाज करेंगे और इसके लिए गाजीपुर में तैयारी की जा रही है। सदस्य संख्या के लिहाज से सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली बीजेपी मिशन 2024 की तैयारी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती और इसके लिए उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें काफ़ी अहम हैं। बीजेपी 2014 में अपने सहयोगियों के साथ यूपी के 73 सीटों तक जीतने का लक्ष्य हासिल कर चुकी है और इस बार यूपी में मिशन 80 यानी सभी लोकसभा सीटों में जीत दर्ज करने का लक्ष्य रखा गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मुस्लिम समाज के बारे में गलत बयानबाजी ना करें, बीजेपी नेताओं को पीएम मोदी की नसीहत। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया और पीएम ने बीजेपी नेताओं को नसीहत दी है कि मुस्लिम समाज के बारे में गलत बयानबाजी ना करें। उन्होंने कहा कि पसमानदा और बोरा समाज से मिलना चाहिए, कार्यकर्ताओं के साथ संवाद बनाकर रखना होगा, समाज के सभी वर्गों से मुलाकात करें, चाहे वो वोट दें या ना दें, लेकिन मुलाकात करें। पार्टी के कई लोगों को अब भी लगता है कि विपक्ष में हैं, पार्टी के कई लोगों को मर्यादित भाषा बोलनी चाहिए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बंगाल लोकसभा चुनाव, बीजेपी को मिला 25 सीटों का टारगेट। 19 जनवरी को नड्डा फूकेंगे बिगुल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल ने राज्य की कुल 42 सीटों में से 18 सीटों पर जीत हासिल कर सभी को चौंका दिया है। उसके बाद बीजेपी ने राज्य से ममता बनर्जी को विधानसभा चुनाव में हटाने का आह्वान किया था, लेकिन बीजेपी को 77 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। लेकिन अब अगले लोकसभा चुनाव में बंगाल बीजेपी को 25 सीट जीतने का टारगेट दिया गया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पाकिस्तान पत्रकार ने पीएम शहबाज को फटकारा और कहा कि कश्मीर को भूल जाओ और भारत से दोस्ती कर लो, तभी हालत सुधरेंगे। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की आर्थिक हालत बिल्कुल सही नहीं है। वो एक गहरे संकट से गुजर रहा है और इसके बावजूद वहाँ की सरकार हमेशा से अपने आंतरिक मामलों से दूर हटकर कश्मीर मुद्दे को ज़्यादा तवज्जो देती रही है। इसको लेकर वहाँ के एक मशहूर पत्रकार कमरान यूसुफ ने एक्सप्रेस ट्रिब्यून में लिखे एक आर्टिकल में इस बात का खुलासा किया है कि पाकिस्तान के पूर्व आर्मी प्रमुख जनरल बाजवा अपने दूसरे कार्यकाल में भारत के साथ रिश्ते सुधारने के लिए जी जान लगा चुके थे। उन्होंने ये भी दावा किया है कि भारत के पीएम नरेंद्र मोदी 2021 में पाकिस्तान का दौरा करना चाहते थे और भारत पाकिस्तान के रिश्ते को सुधारने की पहल करते। अभी पाकिस्तान के जिस तरह के हालात हैं उनको देखते हुए वहाँ के लोग भारत से आपसी संबंधों को सुधारने पर जोर देने को कह रहे हैं और इस वक्त पाकिस्तान कर्ज में डूबा हुआ है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चीन को सबक सिखाने के लिए भारत तैयार, जापान के आसमान में दम दिखा रहा सुखोई फाइटर जेट। जी हाँ दोस्तों, चीन के आक्रामक और विस्तारवादी हिमाकत से निपटने के लिए पहली बार भारत और जापान की वायुसेना मिलकर सैन्य अभ्यास कर रही है। चीन का अपने हर पड़ोसी देश भारत, जापान, वियतनाम, लाओस, भूटान, नेपाल के साथ सीमा विवाद है और इसकी मुख्य वजह उसका हठी और अड़ियल रवैया है। चीन के इसी हठी और अड़ियल रवैये पर नकेल कसने के लिए 2 पड़ोसी देशों ने कमर कस ली है। जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के अनुसार जापान और भारत ने सामरिक और तकनीकी कौशल को बढ़ाने के लिए टोक्यो के आसपास के क्षेत्र में
में वीर गार्जियन के रूप में जाना जाने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है। चीन और रूसी हमले के खतरे का सामना कर रहे जापान में भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 फाइटर जेट ने गरजना शुरू कर दिया है और जापान और भारत के बीच पहला संयुक्त फाइटर जेट अभ्यास 16 जनवरी को शुरू हो गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2024 में मोदी फिर बनेंगे प्रधानमंत्री, अमित शाह ने दिया ये बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, आज से बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू है और इस बैठक से पहले अमित शाह ने कहा कि गुजरात में विधानसभा चुनाव के नतीजे काफ़ी अहम हैं और ये नतीजे न सिर्फ गुजरात के लिए बल्कि पूरे देश के लिए अहम हैं। गुजरात चुनाव के नतीजों ने बिल्कुल स्पष्ट संदेश दिया है कि नरेंद्र मोदी एक बार फिर से 2024 में देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को एक संदेश है। अमित शाह ने कहा कि गुजरात के लोगों ने भाजपा की मदद करके एक बार फिर से रिकॉर्ड बहुमत से कमल खिलाया है। जो लोग पीएम मोदी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे उन्हें गुजरात के लोगों ने जवाब दिया है। अमित शाह ने कहा कि गुजरात के लोगों ने जातिवाद के जहर को खत्म करने का काम किया है। जो लोग खोखले वादे करके लुभाने की कोशिश कर रहे थे उन्हें गुजरात के लोगों ने थप्पड़ मारा है। जो लोग गुजरात और नरेंद्र मोदी का अपमान कर रहे थे उन्हें लोगों ने जवाब दिया है। ये बिल्कुल ही स्पष्ट संदेश है कि नरेंद्र मोदी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, द्वारका से कामाख्या तक निर्विवाद नेता हैं और एक बार फिर से 2024 में वो प्रधानमंत्री बनेंगे।